Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग P16 बताएंगे और आज सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज कल आप लोग का संडे है और 5 तारीख है, कल मौखिक एग्जाम आप लोग को होगा, ठीक है, उसका तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन चलिए आज हम आप लोगों को P16 बता दे रहे हैं, तो कॉपी निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P16। चलिए आज का क्वेश्चन है पहला, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन 1, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। चलिए आप सभी को ऑप्शन हम दे रहे हैं। औसत आय, ऑप्शन ए औसत आय, बी राष्ट्रीय आय, सी कुल आय और डी सकल आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को दूसरा क्या नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, कुल आय बोलते हैं या सकल आय बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रति व्यक्ति को आय को हम लोग औसत आय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत आय। तो ऑप्शन आप लोगों का ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में कौन सा है। निम्न में कौन सा है। चलिए जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में कौन सा है। तो ऑप्शन ए सकल डेयरी उत्पाद, सकल डेयरी उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, और सी है आपका सकल विकास परियोजना, सकल विकास परियोजना, और आपका डी है सकल मूल्य उत्पाद। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में कौन सा है। सकल डेयरी उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, या सकल विकास परियोजना है, या सकल मूल्य उत्पाद है। तो आप लोग याद रखिएगा जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के इनमें से कौन भावी पीढ़ी
के कल्याण को परिभाषित करता है। कल्याण कल्याण को प्रभावित करता है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? परिभाषित करता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, बी समृद्धि, सी धारणीय विकास, धारणीय विकास, और डी है जीवन की गुणवत्ता। इनमें कौन भावी पीढ़ी की कल्याण को परिभाषित करता है? यानी आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या जीवन की गुणवत्ता कौन सा है? तो याद रखिएगा, इनमें से भावी पीढ़ी को कल्याण को प्रभावित अगर करता कोई है तो धारणीय विकास करता है। कौन करता है? धारणीय विकास। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? चलिए आप सभी को हम ऑप्शन दे रहे हैं। ए असंगठित क्षेत्र, बी संगठित क्षेत्र, सी ग्रामीण क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को समझना है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? यानी छुट्टी जो सप्ताही मिलता है उसके साथ साथ त्योहार में भी जो छुट्टी मिलता है वो सब कौन सा क्षेत्र में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि ये सब छुट्टी कौन आता है? सरकारी, जो सरकारी या प्राइवेट जो सरकार के रजिस्ट्रेशन में जो भी लोग रहते हैं उनको ये सब छुट्टियां मिलती है। तो वो सब छुट्टियां और कौन सा क्षेत्र में लोग आते हैं? तो संगठित क्षेत्र में आते हैं। कौन क्षेत्र में आते हैं? संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो संगठित क्षेत्र क्या है? आप याद रखेंगे कि संगठित क्षेत्र सरकारी या प्राइवेट में नौकरियां करने वाले व्यक्ति को संगठित क्षेत्र, जिसका समय अनुसार काम करना रहता है और हर संडे को छुट्टी रहता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में वो आते हैं जिसका कोई समय निर्धारित नहीं रहता है, कोई सरकार का गाइडलाइंस नहीं करते हैं। अगर आपके पापा मम्मी अगर सरकारी या कोई अच्छे प्राइवेट कंपनी में अगर काम नहीं करते होंगे तो आपको याद होगा कि आपका पापा अगर एक हफ्ता में 5 दिन काम करते होंगे तो 5 ही दिन का पैसा मिलता होगा। अगर 10 दिन बीमार के चलते घर बैठ जाते होंगे तो उनको पैसा नहीं मिलता होगा। लेकिन यही Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.